नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस जरूर किया है, बुखार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुखार सिर्फ एक बीमारी नहीं है? असल में ये हमारे शरीर की एक भाषा है। जब कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर इसी भाषा में हमसे बात करने की कोशिश करता है। तो चलिए आज एक मेडिकल डिटेक्टिव की तरह बुखार के अलग अलग पैटर्न्स और उनसे जुड़ी क्लिनिकल स्थितियों को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये भाषा आखिर हमसे क्या कह रही है। आज के इस सेशन का हमारा प्लान एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम समझेंगे शरीर के अंदर मौजूद थर्मोस्टेट को। उसके बाद हम बुखार के कुछ खास पैटर्न्स जैसे कंटिन्यूअस, रेमिटेंट, इंटरमिटेंट और रिलैप्सिंग बुखार को देखेंगे। फिर हम उन छोटे छोटे सुरागों पर बात करेंगे जो बुखार के साथ आते हैं। और आखिर में हम उन रहस्यमयी बुखारों की गुत्थी सुलझाएंगे जिनका कारण आसानी से पता नहीं चलता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, शरीर का आंतरिक थर्मोस्टेट। अब किसी भी बीमारी को पकड़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि शरीर का तापमान आखिर कंट्रोल कैसे होता है। आपको लगता होगा कि शरीर का गर्म होना ही बुखार है, राइट? लेकिन असल में एक सच्चे बुखार और हाइपरथर्मिया में जमीन आसमान का अंतर है। सच्चा बुखार तब आता है जब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जानबूझकर अंदरूनी थर्मोस्टेट को बढ़ा देता है। इसके उलट हाइपरथर्मिया, जैसे कि हीट स्ट्रोक, एक सिस्टम ओवरराइड की तरह है। इसमें थर्मोस्टेट का सेट पॉइंट नहीं बदलता, बस बाहर की गर्मी या किसी और कारण से शरीर अत्यधिक गर्म हो जाता है। जरा इस पूरी प्रोसेस को विजुअलाइज कीजिए। हमारे दिमाग में जो हाइपोथैलेमस है ना, वो हमारे शरीर के थर्मोस्टेट का काम करता है। जब भी शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 जैसे खास केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये जाकर सीधे हाइपोथैलेमस के थर्मोस्टेट को रीसेट कर देते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? शरीर अपनी गर्मी बचाने के लिए ब्लड वेसल्स को सिकोड़ लेता है और हमें कपकपी महसूस होने लगती है ताकि अंदर का तापमान बढ़ सके, बिल्कुल एक स्मार्ट मशीन की तरह। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुखार के दो बहुत ही कॉमन पैटर्न्स, कंटिन्यूअस और रेमिटेंट बुखार। अगर हम बुखार के उतार चढ़ाव को देखें तो ये वाकई बहुत दिलचस्प है। कंटिन्यूअस फीवर के वेव फॉर्म पे ध्यान दीजिए। इसमें तापमान लगातार बढ़ा हुआ रहता है और पूरे दिन में इसमें न के बराबर बदलाव आता है। वहीं दूसरी तरफ रेमिटेंट बुखार में तापमान में तेज गिरावट तो आती है, लेकिन ये कभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होता, मतलब बुखार बना ही रहता है। और यही पैटर्न्स डॉक्टर्स के लिए एक परफेक्ट डायग्नोस्टिक मैप का काम करते हैं। सोचिए, अगर बुखार लगातार बना हुआ है और गिर नहीं रहा तो ये न्यूमोनिया या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी UTI का इशारा हो सकता है। लेकिन अगर बुखार सीढ़ियों की तरह धीरे धीरे चढ़ रहा है, जिसे हम स्टेप लैडर पैटर्न कहते हैं, तो टाइफॉइड सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन जाता है। हर पैटर्न एक अलग कहानी सुनाता है। चलिए अब इंटरमिटेंट और रिलैप्सिंग बुखार की कैटेगरी को एक्सप्लोर करते हैं। इंटरमिटेंट बुखार में क्या होता है कि तापमान एकदम से तेजी से गिरकर नॉर्मल बेसलाइन तक आ जाता है। और रिलैप्सिंग बुखार तो और भी अजीब है। इसमें बीच बीच में ऐसे दिन भी आते हैं जब इंसान को बिल्कुल बुखार नहीं होता और फिर अचानक से बुखार लौट आता है। ये खास तरह का पैटर्न लिम्फोमा और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों को पहचानने के लिए बहुत बड़ा सुराग होता है। संक्रामक बीमारियों को ट्रैक करने के लिए इन स्पाइक्स की टाइमिंग देखना बेहद जरूरी है। ये बिल्कुल किसी टाइमर की तरह काम करता है। जैसे कोटिडियन बुखार हर दिन बढ़ता है, जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम का संकेत है। वहीं टर्शियन बुखार ठीक 48 घंटे में और क्वार्टन बुखार 72 घंटे में बढ़ता है। ये लयबद्ध स्पाइक्स अलग अलग मलेरिया पैरासाइट्स के जीवन चक्र से एकदम सटीक मेल खाते हैं। है ना कमाल की बात? अब आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, संबंधित लक्षणों से मिलने वाले सुराग। देखिए, एक स्मार्ट डायग्नोस्टिशियन सिर्फ थर्मामीटर पर भरोसा नहीं करता। बुखार के अलावा शरीर में और क्या हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। वो हमेशा उन प्रणालीगत लक्षणों की तलाश करेगा जो किसी संक्रामक एजेंट द्वारा घटनास्थल पर छोड़े गए फिंगरप्रिंट्स की तरह होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बुखार के साथ दांत बजने वाली कंपकपी छूट रही है तो यह अक्सर गंभीर बैक्टीरियल सेप्सिस या मलेरिया का इशारा होता है। वहीं अगर किसी को तेज बुखार है लेकिन उसकी पल्स धीमी चल रही है, जो कि बहुत ही अटपटा है, तो ये सीधे टाइफाइड की ओर इशारा करता है। और अगर रात में बहुत पसीना आ रहा है तो ये TB या लिम्फोमा का सुराग हो सकता है। ये सारे लक्षण अपने आप में बहुत बड़े हिंट्स हैं। और हाँ, हमारी स्किन भी बहुत कुछ बयां करती है। शरीर के अंदर के इन्फेक्शंस अक्सर त्वचा पर दाने या घाव के रूप में बाहर आ जाते हैं। ये छोटे छोटे पिटीशियल चकत्ते या वैस्कुलिटिक रैशेस डेंगू या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जैसी बीमारियों को पकड़ने के लिए सही दिशा दिखाते हैं। बस आपको इन्हें पढ़ना आना चाहिए।
और अब आखिर में बात करते हैं क्लिनिकल मेडिसिन के सबसे मुश्किल केसेस की, अज्ञात कारण वाले बुखार या PUO। अगर किसी को लंबे समय तक बुखार है तो हम उसे सीधे PUO नहीं कह सकते। पीटर्सडॉर्फ और बीसन के क्लासिकल परिभाषा के हिसाब से इसके लिए 3 सख्त शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, बुखार कम से कम 3 हफ्ते से हो। दूसरा, रोजाना तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा हो। और तीसरा, सबसे अहम, 3 आउटपेशेंट विजिट या अस्पताल में 3 दिन की गहन जांच के बाद भी बीमारी पकड़ में ना रही हो। जब मामला PUO का होता है तो कारण ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो जाता है। इसका कारण अडल्ट ऑनसेट स्टिल्स डिजीज जैसी कोई दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी हो सकती है, या फिर कुछ केसेस पूरी तरह से साइकोजेनिक भी हो सकते हैं, जहां शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं होता बल्कि मनोवैज्ञानिक कारणों से बुखार आ जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? आज की इतनी एडवांस्ड मेडिकल साइंस और ढेरों टेस्ट के बावजूद करीब 10 से 15% मरीजों में कभी पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें बुखार क्यों था। और उससे भी बड़ी बात ये कि इनमें से 75% केसेस में बुखार बिना किसी इलाज के अपने आप ठीक भी हो जाता है। मानव शरीर की खुद को हील करने की ये क्षमता सच में अद्भुत है। तो इन सब बातों के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पे आके रुकते हैं। बुखार शरीर का दोस्त है जो बीमारी से लड़ता है। ये एवोल्यूशन का दिया हुआ एक बेहतरीन हथियार है, लेकिन हर हथियार का एक डेंजर जोन होता है। सवाल ये है कि ठीक किस बिंदु पर आकर ये बुखार उस बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है जिससे ये हमें बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी नाजुक संतुलन को समझना ही तो चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती है। सोचने वाली बात है ना? तो इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।